स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ फॉर ज्योग्राफी डिस्कशन। फ्रेंड्स, आपको पता होगा इस सीरीज के थ्रू हम कंप्लीट ज्योग्राफी प्लस करंट अफेयर प्लस PYQs को कवर करने वाले हैं। अब जब कवरेज इतना ब्रॉड होगा तो डेफिनेटली हम इसको ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन आपके लिए हो सकता है फॉर ज्योग्राफी पर्पज। नाउ द क्वेश्चन इज कि अभी हम कौन सा सेशन डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज 5th सेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले 4 सेशन आप देख चुके हो। अगर आपने नहीं देखा तो यू विल गो टू द प्लेलिस्ट, वॉच द लेक्चर एंड नाउ कम टू द 5th सेशन। आज का जो सेशन होगा इसके अंदर काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे और वो होगा आपका वोल्केनिज्म, इससे बनने वाले लैंडफॉर्म्स। अलॉन्ग विद दैट वी विल आल्सो बी डिस्कसिंग अबाउट रॉक साइकिल। ठीक है, हम रॉक साइकिल के बारे में भी इसमें बात करेंगे, देखेंगे कि रॉक साइकिल किस तरीके से परफॉर्म होती है। होपफुली इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, होपफुली नहीं 100%, हम इसके बाद में कुछ करंट अफेयर और आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस डेफिनेटली करने वाले हैं। तो सेशन के एंड तक अपने ध्यान से देखें और अपनी नॉलेज को इंप्रूव करके डेफिनेटली आंसर भी दें। चलिए, तो देखो यार, अभी तक की स्टडी से हमें क्या पता लगता है कि सर आपके 2 सिचुएशंस हमें नजर आती हैं। पहली सिचुएशन ये है कि जब भी आपका प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट होता है तो अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक के बारे में हमने प्रीवियस सेशन के अंदर जाना कि किस तरीके से अर्थक्वेक आता है और क्या क्या इंपैक्ट होते हैं। और दूसरा इंपैक्ट जो होता है वो होता है वोल्केनिक इरप्शन का। ठीक है, नो डाउट वोल्केनिक इरप्शन जो है वो हो जाता है यहाँ पे। अब देखिए, हमने पहले भी बात की थी इस टॉपिक के ऊपर कि जब भी आपका अर्थ के इंटीरियर की बात करते हैं तो हमें पता है इट इज एट हाई टेम्परेचर, अपर एरिया एट लो टेम्परेचर। दैट्स व्हाई हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर के बीच में आपका हीट ट्रांसफर जो है वो कन्वेक्शन की फॉर्म में होता है। अब जब वो हीट ट्रांसफर चल रहा होता है तो वो आपका लावा की फॉर्म में चल रहा है। अब आपको पता है कि हीट ट्रांसफर से लावा तो सरफेस पे पहुंच गया। नाउ व्हाट दिस लावा विल डू, अब ये लावा क्या करेगा? ऑब्वियस सी बात है यार, ये लावा जब सरफेस पे आएगा तो इट विल बी डिपॉजिटेड इन सर्टेन फॉर्म। लेकिन सर आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं कि ये सरफेस पे आएगा ही आएगा? जैसा मैंने बोला कि ये सरफेस पे आएगा, इट विल बी डिपॉजिटेड एंड इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सम काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स। कोई लैंडफॉर्म बनाएगा। लेकिन मैं इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकता हूं कि कोई लावा जो कन्वेक्शन हुआ है वो सरफेस पे पहुंचे ही पहुंचे? इट मे बी पॉसिबल कि वो क्या हो जाएगा, इन बिटवीन ही कूल डाउन हो जाए, वो कहीं इन बिटवीन ही कूल डाउन हो जाए। और अगर वो इन बिटवीन कूल डाउन हो गया मतलब लैंडफॉर्म जो है वो बनेंगे तो सही, लेकिन 2 टाइप के लैंडफॉर्म हो सकते हैं। एक ऐसे लैंडफॉर्म होते हैं जो आउटर सरफेस पे बनते हैं, एक ऐसे लैंडफॉर्म होते हैं जो इंटीरियर के अंदर बनते हैं। ठीक है, एक ऐसे लैंडफॉर्म होते हैं जो आउटर सरफेस के ऊपर बनते हैं और एक ऐसे लैंडफॉर्म होते हैं जो कि आपके इंटीरियर सरफेस के ऊपर बनते हैं। दैट्स व्हाई इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव टाइप के लैंडफॉर्म्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो 2 टाइप के लैंडफॉर्म बनते हैं, एक्सट्रूसिव एज वेल एज इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। तो ये दोनों लैंडफॉर्म जो हैं आपके बेसिकली ओरिजिन के बारे में बताते हैं। अब ये क्या होंगे, जो रॉक्स बनती हैं, ठीक है, जो रॉक्स आपकी यहां पे बन रही हैं मैग्मा के विद इन द अर्थ क्रस्ट कूल डाउन होने पे, उनको हम प्लूटोनिक रॉक्स के नाम से भी जानते हैं। और जो रॉक्स आपके आउटर सरफेस के ऊपर बन रही हैं उनको हम वोल्केनिक रॉक्स के नाम से जानते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि सर किस किस टाइप के लैंडफॉर्म बनेंगे। तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि सरफेस पे भी कुछ लैंडफॉर्म बनेंगे और आपके इनसाइड द अर्थ भी बनेंगे। सरफेस पे तो चलो फिर भी हम रोजाना देखते हैं, आज तो इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि वी विल सी इनसाइड द अर्थ सरफेस हमारे किस टाइप के लैंडफॉर्म जो है वो डेवलप होंगे। तो ये तो आपका लावा मैंने दिखाया हुआ है, यहाँ पे आपकी लावा कवरेज जो है वो आप देख रहे हो। ठीक है, सी राइट है भाई। अलग अलग टाइप का वोल्केनिक इरप्शन जो है आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, जैसे कि काफी सारा गैसियस पार्टिकल्स यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पे मोल्टन लावा काफी फॉर्म में निकल रहा है। यहाँ पे देखो लावा जो डायरेक्टली फ्लो ही कर रहा है। तो मतलब ये हुआ कि अलग अलग प्रॉपर्टी जो है अलग अलग टाइप की वोल्केनिक इरप्शंस के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। तो इट इज नॉट समथिंग कि कॉमन प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज होती है। तो इफ आई विल बी फोकसिंग ऑन, सबसे पहले सेंट्रल इरप्शन के ऊपर अगर मैं फोकस करूं, ठीक है ना, सबसे पहले मैं किस पे फोकस करूं, सेंट्रल इरप्शन के ऊपर। सेंट्रल इरप्शन का मतलब क्या होगा? सेंट्रल इरप्शन का मतलब है कि थ्रू अ पाइप टाइप स्ट्रक्चर आपका वोल्केनिक इरप्शन होगा। यू कैन सी राइट हियर कि आपका एक सिंपल सी एक पाइप होगी और उस पाइप के थ्रू क्या होगा, आपका वोल्केनिक इरप्शन हो रहा होगा। ठीक है,
सिंपल सी पाइप के थ्रू, इसको क्या बोलते हैं, वोल्केनिक वेंट। दिस विल बी नेम्ड एज वोल्केनिक वेंट। तो इस वेंट के थ्रू क्या हो रहा होगा, आपका इरप्शन चल रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, वोल्केनिक इरप्शन बोलते हैं। सम टाइम ऐसा जरूरी नहीं होता कि वोल्केनिक इरप्शन के बाद में इस टाइप का आपको एक कोन शेप ही देखने को मिले। इट मे बी पॉसिबल कि आपका लावा निकले और काफी ज्यादा मोबाइल लावा हो और वो स्प्रेड हो जाए, स्प्रेड इनटू लार्जर एरिया, काफी बड़े एरिया के अंदर वो स्प्रेड हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी आपकी हो सकती है। तो राइट एट दिस प्लेस हमें ये लावा जो है वो देखने को मिलता है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के अंदर स्प्रेड होता है। इसके ऊपर मैं आपको दो वर्ड जो है, जो इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको पढ़ाना समझाना चाहूंगा, ठीक है ना, आई एम सॉरी, हाँ यस, दो इंपॉर्टेंट वर्ड जो मैं आपको यहां पे समझाना चाहता हूं वो क्या है, एक तो है यार शिल्ड, ठीक है ना, ठीक है, वन वर्ड इज शिल्ड, अनदर वर्ड जो है आपका वो आपका आता है वेंट, ठीक है ना। देखो वेंट का मतलब तो सिंपल सा अभी अभी हमने देखा कि एक ऐसा एरिया जहां से पाइप के थ्रू आपका वाटर क्या हो रहा हो, सॉरी लावा जो हो वो बाहर निकलता हो पाइप के थ्रू, एक सिंगल वेंट के थ्रू। लेकिन अगर वो काफी बार क्या होता है, फिशर की फॉर्म में इरप्शन होता है। फिशर का मतलब होता है एक टाइप की आप दरार कह सकते हो इसको, कि एक सरफेस के ऊपर काफी सारे छोटे छोटे क्रैक्स आ गए हैं, उन क्रैक से लावा बड़ी आसानी से बाहर निकल रहा है, तो वो क्या बनाएगा, वो एक कंप्लीट लेयर की फॉर्मेशन करता है, वो एक कंप्लीट लेयर की जो है वो फॉर्मेशन करता है। वो कंप्लीट लेयर की जो फॉर्मेशन है वो क्या कहलाती है, शिल्ड कहलाती है। दो चीजें बन सकती हैं, या तो शिल्ड बनता है या फिर आपका वेंट या कॉनिकल पाइप बनता है। तो सेंट्रल इरप्शन वाली बात जो हम कर रहे हैं, तो उसके थ्रू हम देखते हैं कि किस टाइप के लैंडफॉर्म्स जो है वो बन सकते हैं, ठीक है ना। अगर लेट्स से सेंट्रल इरप्शन हो रहा है तो फिर किस टाइप के लैंडफॉर्म बन सकते हैं। इवन मैं आपको पिक्चर के थ्रू ही दिखाऊंगा कि सेंट्रल इरप्शन से ये दो टाइप के लैंडफॉर्म बनते हैं, ठीक है ना। तो इनको क्या बोलते हैं हम, एक को बोलते हैं क्रेटर और फिर कहलाएगा काल्डेरा। देखो क्या होता है समझते हैं। लेट्स से कि किसी प्लेस के ऊपर वोल्केनिक इरप्शन होना स्टार्ट हुआ। जब स्टार्ट हुआ तो वोल्केनिक इरप्शन चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। एक टाइम तो ऐसा आएगा कि वोल्केनिक इरप्शन अपना एंड हो जाएगा, मतलब अब उसके बाद में वोल्केनिक इरप्शन उस प्लेस पे नहीं होगा। तो जब वो वोल्केनिक इरप्शन चल रहा था तो लगातार तो चल नहीं रहा, फ्रीक्वेंटली होता है, कभी नहीं हो रहा है। जब वो नहीं हो रहा होता है या फिर हो भी रहा होता है तो इसमें क्या होता है, एक आपका बाउल शेप बन जाती है, ठीक है, एक बाउल शेप बन जाती है। उस बाउल शेप को क्या बोलते हैं हम, क्रेटर बोलते हैं। तो एक फनल शेप्ड डिप्रेशन क्रिएट होगा, वो फनल शेप डिप्रेशन ही क्या कहलाएगा, आपका क्रेटर कहलाएगा। लेकिन आप मुझे एक चीज बताओ, बड़े लंबे टाइम तक जब वोल्केनिक इरप्शन चलता रहेगा तो आपको नहीं लगता कि इसके नीचे एक होलो बेस क्रिएट हो गया होगा, होलो बेस, बिल्कुल सही बात है, होलो बेस तो क्रिएट हुआ होगा। और अगर इसके नीचे एक होलो बेस क्रिएट हुआ है तो दैट होलो बेस किसी भी टाइम पे डिप्रेस हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जब वो होलो बेस कोलैप्स हो जाएगा तो आपको नहीं लगता ये जो क्रेटर है इसका साइज बढ़ जाएगा। जब वो साइज बढ़ जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, काल्डेरा बोलते हैं। इंपॉर्टेंट ये भी है कि क्रेटर में या काल्डेरा में पानी जब भर जाता है तो इसको काल्डेरा या क्रेटर लेक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, काल्डेरा या क्रेटर लेक के नाम से भी इसको जाना जाता है। एक और चीज मैं बता दूं, क्रेटर वर्ड आपने पहले भी कहीं सुना होगा। जी हाँ सर सुना है, कहाँ सुना है सर, हम तो सोच रहे थे कि मीटेओराइट्स आते हैं और टकराते हैं और तब क्रेटर बनता है, उससे लेक बनती है। बिल्कुल सही बात है, एक्चुअली उन दोनों ही टाइप के, मतलब यहाँ पे भी वोल्केनिक इरप्शन से जो आपका लेक बन रहा है वो भी, और आपके मीटेओराइट्स के टकराने से बनता है उससे भी, हम दोनों जगह पे क्रेटर वर्ड को यूज करते हैं। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि सर मैंने वहां पढ़ा था, क्या वो गलत था या सही था, बिल्कुल सही था और ये भी सही है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है लैंड फॉर्म ऑफ फिशर इरप्शन। फिशर इरप्शन मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे फिशर इरप्शन के अंदर क्या होगा, फिशर इरप्शन के अंदर सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आपका जो लावा निकलता है वो कंप्लीट सरफेस के अंदर छोटे छोटे क्रैक्स आ जाते हैं। इन क्रैक्स से लावा इरप्शन होगा और कंप्लीट लेयर की फॉर्म बना देता है। दैट्स व्हाई जब फिशर इरप्ट होता है जनरली प्रोड्यूस अ प्लेट्यू और अ लावा प्लेन। क्यों, क्योंकि माउंटेन बनने के लिए तो जरूरी होगा कि पिन पॉइंट से आपका लावा बाहर निकले। लेकिन अगर वो किसी सरफेस से निकल रहा है, क्रैक से निकल रहा है, तो इस केस में क्या होगा, या तो प्लेट्यू बनाएगा या फिर प्लेन एरिया की डेवलपमेंट करेगा। हैव यू हियर द नेम ऑफ डक्कन प्लेट्यू? डक्कन प्लेट्यू क्या है, एक वोल्केनिक प्लेट्यू है, ठीक है ना।
वोल्केनिक प्लेटू है। तो एक प्लेटू की फॉर्मेशन हो सकती है, माउंटेन की फॉर्मेशन उस केस में आपकी नहीं। अब देखो ये तो ऐसे लैंडफॉर्म हैं जो कि बाहर की तरफ बन रहे हैं। सर आप तो कह रहे थे कि ऐसे लैंडफॉर्म भी होते हैं जो अर्थ के इनसाइड भी बनते हैं। जी हाँ बिल्कुल होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं हम, इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। और जो रॉक्स होंगी जो इनसाइड दी अर्थ सरफेस होती हैं उनको क्या बोलते हैं, प्लूटोनिक रॉक्स। ठीक है, प्लूटोनिक रॉक्स। तो जो रॉक्स हैं वो प्लूटोनिक रॉक्स कहलाती हैं और जो लैंडफॉर्म्स हैं आपके वो कहलाते हैं इंट्रूसिव टाइप ऑफ लैंडफॉर्म। ठीक है, लैंडफॉर्म कहलाएंगे इंट्रूसिव टाइप ऑफ लैंडफॉर्म और जो रॉक्स आएंगी वो कहलाएंगे आपकी प्लूटोनिक रॉक्स। अब सवाल क्या है, सवाल ये है कि जो आपके ये इंट्रूसिव लैंडफॉर्म बने हैं इनके अंदर क्या क्या बनता है, डाइक्स बनते हैं, सील्स बनते हैं, लैकोलिथ, लैपोलिथ, फैकोलिथ, बाथोलिथ, ये सब बनते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं, ऐसे तो कैसे पता लगेगा क्या लैंडफॉर्म बन रहे हैं। लेट मी शो यू। यहां देखिए, देखो यार इस सिचुएशन में क्या हो रहा है। हाँ, तो पहली कंडीशन जो हमने यहां पे एडमिट की है वो कंडीशन तो ये है कि इस प्लेस के ऊपर लावा विल नॉट बी एबल टू रीच, ठीक है, नॉट बी एबल टू रीच एट अर्थ सरफेस। तो फिर सर लावा नहीं, क्या वर्ड यूज करें हम, मैग्मा वर्ड को यूज कर लेते हैं। मतलब मैग्मा विल बी गेटिंग कूल्ड इनसाइड द अर्थ सरफेस एंड लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स, जिनको क्या बोलते हैं हम, इंट्रूसिव टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स, जिसके अंदर सबसे पहले जो लैंडफॉर्म आता है उसको बोलते हैं डाइक्स। देखो क्या होता है यार कि पहली तो सिंपल सी चीज ये कि मैग्मा विल ट्राई टू फाइंड ए पाथ वेयर इट फाउंड अ वीकर पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल पार्ट। ठीक है ना, मैग्मा वही मूव करेगा जहां पे क्या मिलेगा, इसको वीक पार्ट मिलेगा। ठीक है ना, वीकर अगर पार्ट कहीं पे मिल जाता है इसको तो वही क्या करेगा, उसी की शेप के अंदर मैग्मा अपने आप को सॉलिडिफाई करने की कोशिश करेगा, उसी पाथ के थ्रू ट्रेवल करने की कोशिश करेगा। तो अगर कोशिश इस तरीके की होगी तो मैं ये कहता हूं कि इफ magma is getting cooled in such a way that either it is almost perpendicular to horizontal surface or oblique angle, मतलब inclined, ठीक है, it is either perpendicular to the horizontal surface or it is inclined to the horizontal surface, at that time the feature will be named as dikes। ठीक है, either it is parallel to the horizontal surface or either it is inclined to the horizontal surface, at that time it will be named as dikes। And if it is parallel to the horizontal surface, then what? Then it will be named as seals। ठीक है, तो दो लैंडफॉर्म तो मैंने बताया कि अगर आपका मैग्मा कूल डाउन हो रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस की या तो परपेंडिकुलर या फिर किसी इंक्लाइन एंगल पे, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डाइक्स। और अगर ये हो रहा है कूलिंग हॉरिजॉन्टल सरफेस के पैरेलल तो ये क्या कहलाएगा, उस केस में ये कहलाएगा सील्स। ठीक है, तो दो तो लैंडफॉर्म ये बने। इसके बाद में बात करता हूं सबसे पहले बैथोलिथ की। देखो बैथोलिथ जो है वो मोस्ट डीपेस्ट लैंडफॉर्म होता है, मोस्ट डीप लैंडफॉर्म। ये क्या होता है आपका, ये एक डोम शेप होती है। ठीक है, इट विल बी अ डोम शेप। ठीक है, डोम शेप आपकी सिचुएशन देखने को मिलेगी, व्हिच इज कॉन्वेक्स ऑन द अपवर्ड साइड बट इट इज नॉट कनेक्टेड विद द मैग्मा चैम्बर। लेकिन अगर यही चीज मैं बात कर लूं लैकोलिथ के ऊपर, तो लैकोलिथ क्या होगा, it is also dome shape similar to batholith but it is connected with the intruding pipe with magma chamber। मतलब इसमें लगातार और भी पॉसिबिलिटीज हैं ऐड ऑन होने की और एक्सपेंड होने की। जब लैकोलिथ बनता है ना तो क्या होता है, क्योंकि ये डोम शेप लेता है इसलिए सरफेस को भी फोर्स करता है एंड सम टाइम आपका प्लेटू भी बन सकता है। ठीक है, सम टाइम आपके सरफेस पे इसकी वजह से ही प्लेटू भी बन सकता है, लेकिन जब तक ये अपर सरफेस इरोड नहीं हो जाता तब तक ये सरफेस पे विजिबल नहीं होगा। जब तक कि अपर सरफेस इरोड नहीं हो जाता टिल दैट टाइम इट वॉन्ट बी विजिबल ओवर टू द सरफेस, ये सरफेस के ऊपर कभी भी विजिबल नहीं होगा। दैट इज द आयरनी दैट वी हैव टू एडमिट राइट हियर। सिंपल है। नेक्स्ट एक वर्ड और होता है जिसको बोलते हैं फैकोलिथ। देखो कई बार क्या होता है, जो आपकी ये जो इंटीरियर रॉक्स होती हैं ये आपके वेवी स्ट्रक्चर में कभी सॉफ्ट कभी हार्ड होती है, इसलिए आपका लैंडफॉर्म भी वेवी स्ट्रक्चर के अंदर बनता है। और वेवी स्ट्रक्चर में जो लैंडफॉर्म बनता है उनको बोलते हैं फैकोलिथ। एक वर्ड और यूज करते हैं हम, वो होता है लैपोलिथ। लैपोलिथ और लैकोलिथ में कोई खास फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ इतना ही है कि लैकोलिथ ये आपका डोम शेप है, फैकोलिथ बाउल शेप होता है। ठीक है, ये कैसा होगा, बाउल शेप होगा, वो लैपोलिथ कहलाएगा, सॉरी। और लैकोलिथ जो होगा वो डोम शेप होगा, फैकोलिथ होगा वो वेवी शेप होगा। तो मैं आपको एक वर्ड यहाँ पे बता देता हूँ, सिंपल सा है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे
तो भी आपका काम चल जाएगा। देखिए सबसे पहला था डाइक्स बने थे। डाइक्स कैसे बने? परपेंडिकुलर टू दी हॉरिजॉन्टल पार्ट, ठीक है। दूसरा फिर क्या बने थे? सील्स बने। सील्स कैसे बने हैं? पैरेलल टू दी हॉरिजॉन्टल पार्ट, पैरेलल टू दी हॉरिजॉन्टल पार्ट। फिर क्या बना है? बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या है? डोम शेप डीप इनसाइड, डोम शेप डीप इनसाइड। इसके बाद में क्या है? लैकोलिथ। डोम शेप कनेक्टेड विद, डोम शेप कनेक्टेड विद मैग्मा चेंबर, डोम शेप्ड कनेक्टेड विद मैग्मा चेंबर। लैपोलिथ बाउल शेप, फैकोलिथ वेव स्ट्रक्चर। फैकोलिथ इज वेव स्ट्रक्चर, वेवी इन स्ट्रक्चर, इट विल बी लुकिंग लाइक दिस। तो ये आपके कुछ लैंडफॉर्म्स हैं जो यहां नजर आ रहे हैं। दैट इज क्वाइट सिंपल, इनका आप लिस्ट आउट कर सकते हो। तो सील्स, लैकोलिथ, लैपोलिथ, फैकोलिथ, बाथोलिथ, ये हमने आपको बताया। तो देखो यहां पे थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं इसको, इस वाले पार्ट को। बेटरली आप समझ पाएंगे। देखो एट दिस प्लेस यू विल इजिली बी एबल टू रिकॉग्नाइज दिस इज बैथोलिथ, जो कि डीप सरफेस के अंदर है। इसके बाद में यहां पे है ये लैपोलिथ है, विच इज कनेक्टेड विद द पाइप टू द मैग्मा चेंबर। ये जो इंक्लाइंड है ये डाइक्स कहलाएगा। जो आपका पैरेलल है वो सील्स कहलाएगा। जो आपका बाउल शेप है वो लैकोलिथ है, मतलब सॉरी दिस इज रॉन्ग, लैपोलिथ है, लैपोलिथ होगा। जो आपका ये गलत बना रहे हैं, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। तो आप इसको इंटरचेंज कर लेंगे, राइट, इधर लैपोलिथ इधर लैकोलिथ। इसके बाद में क्या होगा? बाकी तो आप डाइक्स वगैरह तो समझ ही सकते हो, ठीक है। इसमें वेवी फॉर्म नहीं दिखाई, अदरवाइज वो होता फैकोलिथ, ठीक है। ये आप इजिली समझ सकते हैं, दैट इज क्वाइट सिंपल। हाँ देखो ये रहा, यस, इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा तो वो क्या कहलाएगा? फैकोलिथ कहलाएगा, ठीक है। अब देखो इसके अलावा हम वोल्केनिक टाइप्स को भी डिवाइड करते हैं कि मतलब किस तरीके से वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, उसके बेसिस पे हम अलग अलग वोल्केनिक टाइप्स होती है। किस बेसिस पे हो रहा है? लेट मी शो यू। देखिए हमारे पास 4 टाइप के वोल्केनिज्म देखने को मिलते हैं। एक होता है एक्सलेटिव टाइप ऑफ वोल्केनिज्म, एक होता है इफ्यूजिव टाइप ऑफ वोल्केनिज्म। पहले इन दोनों का डिफरेंस समझिए, फिर दूसरे के बारे में बात करेंगे। देखो जहां पे एक्सलेटिव टाइप का वोल्केनिज्म होता है उसमें मोस्टली क्या होता है? ये वैसा वोल्केनिक इरप्शन होता है जहां पे गैसियस इरप्शन चल रहा होता है, ठीक है, गैसियस इरप्शन चल रहा होता है। मतलब यहां पे जो मटेरियल इरप्ट होता है वो क्या होता है? गैसेस की फॉर्म में इरप्ट होता है, फ्यूम्स की फॉर्म में, वाटर वेपर्स की फॉर्म में इरप्ट होता है। और जहां पे मैं बात करूं इफ्यूजिव टाइप का वोल्केनिज्म, तो इफ्यूजिव टाइप का वोल्केनिज्म वो होगा जहां पे आपका क्या निकलेगा? पोरिंग आउट ऑफ मैग्मा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लावा। यहां पे क्या होगा? लिक्विड फ्लूइड दैट विल बी कमिंग आउट, ठीक है। तो मतलब डिफरेंस सिर्फ ये है दोनों में, एक्सलेटिव टाइप का वोल्केनिज्म जिसमें गैसेस जो हैं वो बाहर निकलती हैं, और जो आपका इफ्यूजिव टाइप होता है इसमें मैग्मा जो है, मतलब मॉल्टन लावा जो है, वो आपका अर्थ सरफेस पर निकलता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि सर एक्सलेटिव टाइप का गैसेस निकलेंगी तो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता होगा। नो डाउट, बिल्कुल करता होगा। इवन मैं आपको जेट स्ट्रीम्स के बारे में पढ़ाऊंगा, उस टाइम पे हम एक वोल्केनिक इरप्शन का एग्जांपल लेंगे, वेसुवियस वोल्केनिज्म, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन। ये सारे ऐसे रीजन है जहां से वोल्केनिक इरप्शन होता है और इतनी सारी गैसेस निकलती हैं कि वो जेट स्ट्रीम्स के अंदर एड ऑन हो जाती है और पूरे प्लेनेट को खराब करती हैं, एयर क्वालिटी को खराब करती हैं। लेकिन आप ये भी कह सकते हो कि सर एक्सलेटिव में जब गैसेस ही निकलेंगी तो फिर लैंडफॉर्म तो कुछ बनने वाला नहीं है। ये भी बात बिल्कुल सही है। दूसरी, यहाँ पे तो कोई लैंडफॉर्म डेवलपमेंट होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्मा निकल रहा है, मतलब लावा जो है वो सरफेस पे निकल रहा है, बिल्कुल सही है। दूसरे होते हैं भाई एक्सप्लोजिव टाइप वोल्केनिज्म। तो मतलब ये हुआ इफ्यूजिव वोल्केनिज्म और एक्सप्लोजिव के अंदर एक और डिफरेंस होता है। ये होते हैं भाई वायलेंट और ये होते हैं जेंटल। अब जेंटल होगा तो कौन सा लावा निकलेगा? बसाल्ट। और अगर यहां पे हो रहा है आपका वायलेंट इरप्शन तो कौन सा लावा निकलेगा?
एंडेसाइटिक, ठीक है ना। एंडेसाइटिक टाइप ऑफ लावा जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा एक्सप्लोजिव में, और आपका इफ्यूजिव के अंदर देखने को मिलेगा वो बहुत ही सिंपली एक लावा निकलेगा जो आपका क्या होगा, बासाल्ट टाइप होगा। अब बात करते हैं सब एक्वस वोल्केनिज्म की। सब एक्वस वोल्केनिज्म वो वोल्केनिक इरप्शन होता है जिसके अंदर की क्या देखने को मिलेगा आपको, देयर द इरप्शन विल बी अंडर वाटर, ठीक है, अंडर वाटर इरप्शन देखने को मिलेगा। तो देयर द इरप्शन विल बी अंडर वाटर इरप्शन दैट यू विल फाउंड राइट हियर। तो ये आपके 4 वोल्केनिक इरप्शन होते हैं, एफ्यूजिव टाइप, एक्सप्लोजिव टाइप, सब एक्वस टाइप, ठीक है। एक होता है हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म? तो देखो यार, हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म वो होता है जिसमें वोल्केनिक इरप्शन काफी स्ट्रॉन्ग चल रहा होता है, स्ट्रॉन्ग इरप्शन हो रहा होता है, ये मैग्मा चैम्बर से काफी हद तक कनेक्ट होता है, यहाँ पे हाई हीट एनर्जी देखने को मिलती है, हाई हीट एनर्जी देखने को मिलेगी। यहाँ पे इरप्शन जो है वो लगातार काफी स्ट्रॉन्ग इरप्शन जो है वो देखने को मिल जाते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म बोलते हैं। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है इरप्शन की वो काफी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है ना, काफी स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी जो है इरप्शन की यहाँ पे देखने को मिलती है। अब आपने एक चीज देखी होगी कि सर जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो हमें कई बार देखने को मिलता है कि आपका वाटर जो है वो भी निकलता है गर्म पानी की फॉर्म में, ठीक है ना। गर्म पानी की फॉर्म में पानी भी निकलना, मतलब गर्म पानी भी निकलना स्टार्ट हो जाता है साथ में ही। तो वी जस्ट वांट टू नो कि वो क्या होता है। तो यहाँ पे 2 टर्म है जिनके बीच में हम डिफरेंस क्रिएट करेंगे यहाँ पे, वो आपका है गीजर्स और हॉट वाटर स्प्रिंग्स, ठीक है, गीजर्स और हॉट वाटर स्प्रिंग्स। देखो क्या होता है यार, जब लावा निकल गया सरफेस पे आ गया तो भी वो जिस पैटर्न से निकला है या फिर मैग्मा की फॉर्म में अंदर ही कूल डाउन हो गया, तो भी वहां पे जो हीट एनर्जी है वो सराउंडिंग रॉक्स को मिलती होगी, और अगर सराउंडिंग रॉक्स को मिलती होगी तो उनके टच में जो वाटर है वो वाटर गर्म हो जाता होगा, और अगर वो गर्म हो जाता है तो वो क्या करेगा, गर्म वाटर बेसिकली गीजर की फॉर्म में बाहर निकलेगा, ठीक है। और इधर की टाइम पे बात करेंगे तो यहाँ भी जियोथर्मल एनर्जी है, उसकी वजह से पानी जो है गर्म फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो गीजर क्या होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर दैट इज ट्रैप्ड अंडरग्राउंड अंडर द वोल्केनिक एरिया, वो हीट हो जाता है। हीटिंग की वजह से क्या होगा, वेपर्स क्रिएट होंगे, वो प्रेशराइज हो जाता है। एक्सट्रीम हीट की वजह से हाई प्रेशर क्रिएट होता है और वो काफी स्ट्रीम की फॉर्म में बाहर निकलता है, जिसको गीजर बोलते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज मैं बताता हूँ, ये हाई टेम्परेचर की वजह से इसमें क्या होते हैं, सिलिकेट्स एड ऑन हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, और सिलिकेट्स के एड ऑन होने की वजह से डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स वो यहां पे नजर आते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स जो है इसके अंदर नजर आते हैं। जब मैं आता हूं हॉट स्प्रिंग वाटर के ऊपर, तो ये प्रोड्यूस होता है आपका जियोथर्मल एनर्जी से, जो कि अर्थ के इंटीरियर के अंदर, क्रस्ट के अंदर आपकी टेम्परेचर जो है वो राइज होता है। ये काफी कॉमन देखने को मिलती हैं। इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि इसके अंदर सल्फर जो है वो प्रेजेंट होता है, साइन ऑफ बैक्टीरिया एक्टिविटी, मतलब ये हमारी हेल्थ के लिए भी काफी बेनिफिशियल होता है। ये बहुत कॉमन नहीं होते, ये सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं, ये हमें यूजुअली कहीं पे भी देखने को मिल जाते हैं। हॉट स्प्रिंग्स तो आपके आसपास के एरिया में भी होंगे, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे कि आपके आसपास के एरिया के अंदर कहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा तो भाई आपका सेंट्रल इरप्शन हमने देखा ही है कि जहां से एक पाइप की फॉर्म में लावा इरप्ट हो रहा होगा, लेकिन इन लावा को हम क्या करते हैं, एक और प्रॉपर्टी के बेसिस पे भी क्लासिफाई करते हैं, और वो है इनके फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन। देखिए कई बार क्या होता है, आपने सुना होगा कि एक लावा इरप्ट हो रहा है और उस लावा इरप्शन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब मे बी डेली बेसिस पे या मोर फ्रीक्वेंटली विद इन अ मंथ लावा इरप्ट हो रहा है। कुछ लावा ऐसे होते हैं जिसको बड़ा लंबा टाइम हो गया और फ्यूचर में भी कोई खास पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही कि वो लावा इरप्ट होगा, लेकिन कुछ लावा ऐसे होते हैं कि यार अभी तो इरप्ट नहीं हुआ लंबे टाइम से, लेकिन फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि ये इरप्ट हो, फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज हैं कि ये इरप्ट हो। तो इस बेसिस पे हम लावा को अलग अलग फॉर्म में कैटेगराइज करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन के बेसिस पे आपका लावा या तो एक्सटिंक्ट लावा होगा, वोल्केनो होगा, डोरमेंट होगा, या फिर क्या होगा, एक्टिव होगा, या फिर क्या होगा, एक्टिव होगा। तो मतलब क्या होगा, एक्सटिंक्ट का मतलब देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि लावा इन फ्यूचर अब क्या करेगा, इरप्ट होगा। लेकिन अगर आपका डोरमेंट वोल्केनोज है तो फिर क्या होगा, पॉसिबिलिटी है कि इन फ्यूचर इरप्ट हो जाए, मतलब अभी लंबे टाइम से ये इरप्ट नहीं हुआ है।
और यहाँ पे एक्टिव वोल्केनो तो काफी क्विकली ये इरप्ट होता रहता है, काफी फ्रिक्वेंटली इरप्शन इसमें चलता रहता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन्हीं लावा के डिपोजिशन से आपके रॉक्स बनते हैं, आपके रॉक्स बनते हैं। और रॉक के ऊपर अभी ये रिसेंटली 2022 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए मैं आपको रॉक्स पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, अभी आने वाला है वो। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और बहुत ही सिंपल भी था, बट पीपल डजंट हैव स्टडीड इट, इसलिए वो छोड़ के भी आ गए, एंड दैट इज क्वाइट रॉन्गफुल थिंग। हाँ, अब एक सवाल आता है कि सर डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा वोल्केनो का। तो मेरे हिसाब से तो डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे क्या पता लगना है, आप खुद ही बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लावा का हो सकता है। सर जैसे हमने अर्थक्वेक का पढ़ा था वैसा ही, बिल्कुल सही है। देखिए जहां पे भी आपकी एक्टिव प्लेट बाउंड्री होंगी, एक्टिव प्लेट बाउंड्रीज होंगी, वहां पे आपका क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन नजर आएगा। हमने देखा था कि एक तो डाइवर्जेंट मोशन था जिसके अंदर इरप्शन हो रहा था, तो जहां भी डाइवर्जेंट मोशन होता है वहां इरप्शन होगा, जैसे कि मिड ओशनिक रिजेस, मिड ओशनिक रिजेस। दूसरा हमने ये भी देखा था कि सर कन्वर्जेंट मोशन के अंदर भी आपका ओशियन ओशन कन्वर्जेंस और कॉन्टिनेंट ओशन कन्वर्जेंस, उसमें भी सबडक्शन हो रहा था, तो वोल्केनिक इरप्शन तो वहां पे भी होता होगा। दैट इज क्वाइट राइटफुल थिंग कि हाँ इरप्शन तो वहां पे भी होता है, तो वो इरप्शन भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब एक्टिव प्लेट बाउंड्रीज के ऊपर इरप्शन जो है आपका वो काफी फ्रिक्वेंटली देखने को मिल जाता है। तो एक तो सर्कम पैसिफिक बेल्ट है जिसमें कि आपका रिंग ऑफ फायर रीजन है, वहां पे इरप्शन होता है क्योंकि पैसिफिक इज गेटिंग सबडक्टेड। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है, वहां पे भी आपका इरप्शन जो है वो देखने को मिलता है, वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। और आपका मिडल ऑफ ओशियनिक बेल्ट भी हो सकते हैं, जैसे मिड अटलांटिक रिज आपको दिया हुआ है, तो मिड अटलांटिक रिज के अंदर भी आपका वोल्केनिक इरप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मिड अटलांटिक रिजेस के अंदर भी आपका वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिलेगा। वाई? क्योंकि मिड अटलांटिक के अंदर ये एक्सपेंशन चल रहा होगा और वोल्केनिक इरप्शन लगातार होता जाएगा। अब ऐसा जरूरी नहीं होता कि मिड अटलांटिक रिज के अंदर ही वोल्केनिक इरप्शन हो, कई बार आपका इंट्रा प्लेट वोल्केनिक इरप्शन भी हो जाता है, मतलब विद इन अ प्लेट भी वोल्केनिक इरप्शन होता है। लेकिन वो कैसे होता है समझो इसको। देखो यार, कोई भी एक प्लेट है, लेट्स से कॉन्टिनेंटल प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट के अंदर भी तो स्ट्रेस क्रिएट होता है, थ्रस्ट आता है, थ्रस्ट आता है तो पॉसिबिलिटी है कि क्रैक्स क्रिएट हो सकते हैं, क्रैक्स बन सकते हैं। थ्रस्ट आता है, क्रैक्स बनते हैं। जब क्रैक्स बनते हैं, जब क्रैक्स बनते हैं तो फिर क्या होता है, तो फिर आपको ये देखने को मिलेगा कि एट दैट टाइम वोल्केनिक इरप्शन वहां से भी शुरू हो जाता है, आउटपोर हो जाता है। लेकिन ये होना बहुत रेयर है। कारण ये है कि जब आपके कॉन्टिनेंटल प्लेट की बात की जाती है तो इसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा होती है, 100 किलोमीटर तक भी थिकनेस हो जाती है। और अगर कॉन्टिनेंटल प्लेट की थिकनेस इतनी है तो उसके इसमें कंप्लीट का क्रैक आना, उसमें से लावा का बाहर निकलना, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे सिलिका जो है लगातार कॉन्टिन्यूसली ऐड होता जाएगा। और जब ये कॉन्टिनेंट के क्रस्ट के थ्रू निकलेगा, जब सिलिका एड ऑन होता है तो विस्कोसिटी बढ़ जाती है, और विस्कोसिटी बढ़ जाती है तो पॉसिबिलिटी है कि आपका ब्लास्ट हो जाए, ठीक है। ब्लास्ट हो जाए मतलब आपका वोल्केनिक इरप्शन जो ब्लास्टिक नेचर के अंदर हो, और वो कई बार नीचे सॉलिडिफाई हो जाता है, ब्लास्ट भी नहीं हो पाता। तो ये बहुत रेयर होता है, लेकिन यस इट हैपेंस। अब देखो यार, इसके इरप्शन से आपके पार्टिकल्स जो हैं वो आके डिपॉजिट होंगे, और जब पार्टिकल डिपॉजिट होंगे तो फिर क्या होगा, आपका रॉक्स जो हैं वो बनती है। पार्टिकल जब डिपॉजिट होते हैं तो क्या बनते हैं, रॉक्स बनते हैं। 3 टाइप की रॉक्स होती हैं, 3 टाइप की रॉक्स होती हैं। क्या क्या रॉक्स होती हैं, देखो, किसी प्लेस के ऊपर वोल्केनिक इरप्शन हुआ, जी हाँ, तो आके सबसे पहले जब डिपोजिशन होगा तो वो इग्नियस रॉक्स कहलाती हैं। इनको ही प्राइमरी रॉक्स के नाम से भी जानते हैं। दे आर ऑल्सो नेम्ड एज प्राइमरी रॉक्स, इग्नियस रॉक्स या प्राइमरी रॉक्स। प्राइमरी इसलिए बोला क्योंकि सबसे इनिशियल काम था, तभी ये रॉक्स डिपॉजिट हुई हैं, तभी ये रॉक्स बनी हैं। अब मैं पूछना ही चाहता हूं कि प्राइमरी रॉक्स बन गए, इसके बाद में आउटर सरफेस के ऊपर वेदरिंग, इरोजन, ये सब प्रोसेस चलते रहेंगे, नए नए सेडिमेंट्स बनते रहेंगे, वो सेडिमेंट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अक्यूमुलेट होते रहेंगे। जब ये अक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा तो फिर जो रॉक्स बनते हैं उनको सेडिमेंट्री रॉक्स के नाम से जानते हैं। जो रॉक्स आपके इग्नियस हैं, जहां पे वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, वहां से क्या होगा, आपका लगातार रेनफॉल एंड ऑल होता जाएगा और सेडिमेंट्री रॉक्स देखने को मिलेंगे। जब सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लगता है
तो फिर आपका क्या होगा, मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर मेटामॉर्फिज्म होता है। तो आपका एक तो सीधा सवाल ये होना चाहिए, सर क्या सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर ही हाई टेम्परेचर प्रेशर लगेगा तो मेटामॉर्फिक बनेंगे? क्या इग्नियस से नहीं लग सकता? बिल्कुल लग सकता है, क्यों नहीं लग सकता? सर क्या इग्नियस रॉक्स ही सेडिमेंट के अंदर कन्वर्ट होंगी इरोजन के साथ में, क्या मेटामॉर्फिक नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? मतलब ये हुआ कि ये इंटरचेंजेबल हैं, ठीक है, दीज आर इंटरचेंजेबल इनटू ईच अदर। और अगर ये इंटरचेंज हो सकती हैं तो लेट मी शो यू वन इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज द रॉक साइकिल। That is the rock cycle. What does it mean? It simply means that कि एक रॉक जो है वो दूसरी रॉक के अंदर बड़ी आसानी से कन्वर्ट हो सकती है। वन रॉक, लेट्स से दिस इज अ प्राइमरी रॉक, ठीक है ना, तो प्राइमरी रॉक क्या करेगी, सेकेंडरी के अंदर, मेटामॉर्फिक के अंदर, सेडिमेंट्री के अंदर, इग्नियस के अंदर, ये वापस से कन्वर्ट होती रहेगी। अच्छा एक चीज बताता हूं मैं आपको, आपने एक वर्ड सुना इग्निस? जी हाँ सर, एक गाड़ी आती है इग्निस, ठीक है, उसका मतलब भी क्या है? मे बी कंपनी वॉज होपिंग कि दैट कार विल मेक अ फायर इन टू द मार्केट। अब आई डोंट नो कि फायर कहाँ है, मार्केट में या कंपनी में, बट स्टिल फायर इज इग्निस, ठीक है ना। तो वहां से ये वर्ड आया था इग्नियस रॉक्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मतलब इग्नियस रॉक्स से ये वर्ड आया था इग्निस, मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब है कि प्राइमरी रॉक्स, जहाँ से मैग्मा से आपका क्या होता है, इग्नियस रॉक्स बनते हैं। अब वो रॉक्स जरूरी नहीं कि सरफेस पे ही बनी, मैं दोनों रॉक्स की बात कर रहा हूँ, एक्सट्रूसिव भी और इंट्रूसिव। इंटीरियर में कूलिंग तो इंट्रूसिव बन जाएगा, बाहर कूलिंग है तो एक्सट्रूसिव बन जाएगा। बाहर से कुछ फोर्सेस लगेंगे, आउटक्रॉप्स होगा और आपके सेडिमेंट बनेंगे, सेडिमेंट वापस से कन्वर्ट हो सकते हैं, बट ये इंटरचेंज जो है एक दूसरे के अंदर भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसी साइकिल के अंदर हमेशा चलते रहे। तो दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्टडी। अब आ जाते हैं कुछ चीजों पे जो कि आपके करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, करंट अफेयर के लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए यार, आपको रिसेंटली एक क्रायोस्फीयर लॉस के बारे में न्यूज देखने को मिली, तो मैं यहां पे आपको एक वर्ड ही समझाना चाहता था और वो था वर्ड क्रायोस्फीयर। क्रायोस्फीयर के ऊपर यूपीएससी ने 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसलिए और क्या होता है कि बच्चा इस वर्ड में ही कंफ्यूज हो जाता है कि सर क्रायोस्फीयर का वर्ड का मतलब क्या था। देखो क्रायोस्फीयर का मतलब क्या होता है, क्रायोस्फीयर वो एरिया होता है विच इज फ्रीज्ड जोन, ठीक है, एक ऐसा एरिया जो कि क्या है आपका फ्रीज जोन में देखने को मिल रहा है, वो क्रायोस्फीयर कहलाता है। COP 27 के अंदर हमें पता लगता है कि एक आपका एम्बिशन ऑन मेल्टिंग आइस ऑन द सी लेवल राइज एंड माउंटेन वाटर रिसोर्स, इसके ऊपर 18 गवर्नमेंट की एक इंटर गवर्नमेंटल समिट हुई। उस समिट में बताया जा रहा है कि क्रायोस्फीयर जो लगातार लॉस होता जा रहा है, और उस लॉस की वजह से, उस मेल्टिंग की वजह से क्या होता है, आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द ओशियन वो बढ़ता जा रहा है। इसलिए जो आइलैंड नेशन है, जो आपके आइलैंड नेशन हैं, उनके लिए काफ़ी बड़ी समस्या जो है यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। हमें ये पता लगता है कि एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, और उससे इसके बाद अल्बेडो में चेंज। अल्बेडो क्या होता है? अल्बेडो होता है किसी भी सरफेस के ऊपर जब सनलाइट गिरती है तो वो कितनी वापस भेजता है। जैसे स्नो का अल्बेडो हाईएस्ट है कि जितनी गिरेगी मैक्सिमम वापस भेज देता है। सनलाइट जो है अगर सीमेंट फ्लोर पे गिरे तो वो वापस नहीं भेजता है, इसलिए सीमेंटेड फ्लोर जल्दी गर्म हो जाता है। तो अल्बेडो में चेंज की वजह से मेल्टिंग जो है आर्कटिक की वो ज़्यादा हो रही है, और ये एस्टिमेट किया जाता है कि 2100 तक तो मोर देन डबल आर्कटिक की मेल्टिंग हो जाएगी। मतलब ये हुआ कि सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है, बट यू मस्ट अवेयर अबाउट द वर्ड क्रायोस्फीयर। इसी तरीके से एक और न्यूज़ थी, ब्लैक बॉक्स ऑफ द प्लेनेट। अब आपको ये भी बताया जा सकता है ब्लैक बॉक्स ऑफ द प्लेनेट इज द अनदर प्लेनेट हु रिसेंटली डिस्कवर्ड, या फिर इट इज अ काइंड ऑफ एरिया जिसके अंदर की कोई प्लेनेट की स्टडी की जाती है। ये एक ऐसा एरिया जहाँ से प्लेनेट के अंदर लाइट गिरे तो वापस नहीं आएगी, कुछ भी कह सकते हैं ऐसा। लेकिन ये है क्या? ब्लैक बॉक्स जो है इट इज बीइंग बिल्ड इन ऑस्ट्रेलिया। पहली तो चीज ये क्या करेगा, ये अर्थ के वार्मिंग पैटर्न को ट्रैक करेगा। दिस विल ट्रैक द वार्मिंग पैटर्न ऑफ द अर्थ। अर्थ के वार्मिंग पैटर्न को ये क्या करेगा, ट्रैकिंग पे लेके आएगा। यही आपका क्या कहलाता है, ब्लैक बॉक्स प्लेनेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पता लगता है, ब्लैक बॉक्स प्लेनेट जो है इट विल कलेक्ट द मैट्रिक्स ऑफ ऑल एरियाज। टेम्परेचर के बढ़ने के बारे में बात करेगा, और सिर्फ टेम्परेचर तक नहीं, ये हमें ये भी बताएगा कि इतने टेम्परेचर इंक्रीज होने पे कितना बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकता है, कितना हमें कंजर्वेशन करना चाहिए, क्या हमें स्टेप्स जो है वो लेने चाहिए। दीज ऑल थिंग्स वर डिस्कस इन ब्लैक बॉक्स।
तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं जाने से पहले आपको बता देता हूं कि स्टडी IQ 21 अप्रैल से आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल बैच स्टार्ट कर रहा है। एंड यस, आई विल बी द फैकल्टी हु इज टीचिंग देयर। क्लासेस लाइव प्लस टेस्ट सीरीज, लाइव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, हैंडमेड नोट्स, क्रिस्प नोट्स, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, वो आपकी पार्ट होंगे। अलॉन्ग विद दैट PYQs और उनके मॉडल आंसर्स, वो सब चीज़ें टेस्ट सीरीज के डिस्कशन के साथ में आपको मिलेंगी इस कोर्स में। जस्ट यूज कोड कपिल लाइव टू टेक एडमिशन एंड स्टार्ट योर जर्नी। कोई क्वेरीज हैं अगर आपकी तो kapil.bhardwaj2022 इज माई इंस्टा हैंडल। DM me here for any kind of queries you have. Thank you very much. All the best. Take care. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।